हेलो सर। हेलो, कहाँ से? वो रिवीजन शुरू किया मैंने, बोला एक बार सब क्वेश्चन खुद से लगाओ जो भी चैप्टर में तुम्हें दिक्कत आ रही है। हाँ सर, मैंने लगाया था सर। बताओ फिर डाउट किस में है। हाँ सर, एक मिनट में सर ये एनएलएम में पहले बताओगे? एनएलएम में बता रहा हूँ पहले। हाँ सर, उसमें पैसेज वन। पैसेज वन, अच्छा। सर एक मिनट में पीसी से लॉगिन करता हूँ। हाँ, हाँ सर, आ गया। एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। देखो, इसमें ये बोला जा रहा है अगर आप इसको ज्यादा फोर्स से अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये ऊपर उठेगा ना। हाँ आपको पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू लिफ्ट ब्लॉक बी फ्रॉम द ग्राउंड। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, ये नीचे को इस पे mg लग रहा है ना, सारे सरफेस स्मूथ हैं, हाँ तो यहाँ से कुछ नॉर्मल आ रहा होगा ऐसे। हाँ तो नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जब इसके इक्वल हो जाएगा तो जस्ट उठना शुरू होगा ना, जस्ट मतलब अभी एक्सीलरेशन 0 लोगे हाँ ना, और एक्शन रिएक्शन अगर इस पे एन इधर लग रहा होगा तो इस पे एन इधर को लग रहा होगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस एफ से बैलेंस होगा। हाँ अभी सब जस्ट एक्सीलरेट करने जा रहे हैं ना, जस्ट एक्सीलरेट पे फोर्स बैलेंस रखेंगे ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो एन का नीचे को कंपोनेंट इधर एन कॉस थीटा आएगा और इधर एन साइन थीटा। सेम वे में इधर एन कॉस थीटा है तो ये थीटा आ रहा होगा, इधर एन कॉस थीटा, इधर जो हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक रखा हुआ है उस पे इधर को एन साइन थीटा लग रहा है, नीचे को एन कॉस थीटा, इधर को एम एफ लग रहा है ना, और ये जस्ट एक्सीलरेट करने जा रहा है, मतलब एफ बराबर है एन साइन थीटा के। हाँ और ब्लॉक बी को अगर आप देखोगे, इधर को एन लगा है तो उसका वर्टिकल में कंपोनेंट आया एन कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल में आया एन साइन थीटा। एन साइन थीटा वॉल से एक फोर्स आएगा उससे बैलेंस होगा ना, और यहाँ पे
ये इसको ग्राउंड को छोड़ रहा है, जस्ट ऊपर उठ रहा है, तो ग्राउंड से नॉर्मल 0 हो चुका है ना। n cos थीटा बराबर mg। हाँ दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा f बाई बराबर tan थीटा। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी mg tan थीटा। हाँ पहले पार्ट का आंसर हो गया ना 34 क्वेश्चन नंबर का। हाँ थीटा 37 है तो ये कितना आ जाएगा 3/4 mg। हाँ If both the blocks are stationary, force exerted by the ground on the block is, अगर दोनों बोला जा रहा है कि स्टेशनरी है तो ग्राउंड से इस पे कितना फोर्स लगेगा ए वाले ब्लॉक पे ना, F के टर्म में बताना है ना। अगर हम इस पे देखें तो नीचे को n cos थीटा लग रहा है ना, और इसका वेट नीचे को लग रहा है, इन सबको जो यहाँ पे नॉर्मल आ रहा होगा कुछ मान लो n डैश, वो बैलेंस करेगा ना इस पे वर्टिकल फोर्स को। हाँ तो 35 में हाँ तो mg प्लस नॉर्मल होगा m प्लस n cos थीटा ना, n cos थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा 37 है तो 4/5 आ जाएगा। और n की वैल्यू कहाँ से डालोगे, यहाँ से। हाँ देखो यहाँ पे हमारा n sin थीटा इक्वल टू f है ना, तो हमें अभी ये बैलेंस हो गया उस टाइम का नहीं बात कर रहा है, जनरल बात कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे जब उठने से जस्ट पहले तक की बात चल रही है तो ये यूज करेंगे, f के टर्म में आंसर बताना है। ये बराबर है इसके ना, तो हाँ n की जगह हम लोग लिख देंगे n इक्वल टू f बाई साइन थीटा ना, हाँ साइन थीटा f बाई साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा 3/5। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, सी ऑप्शन ना। हाँ सर। अब ये सब देख फोर्स ही तो बैलेंस करने हैं, अब इसको तो हो जाना चाहिए था यार। श्रेयस कैसे कर रहा है तू। सर ये ऐसे जो मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आपको जाता देखो नोट्स ही अच्छे से करना है ना, नोट्स में लगभग मैं करा देता हूँ, उतना करने के बाद आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ तो डाउट आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब लग जाएंगे, बट फिर भी होना शुरू हो जाना चाहिए ना, सिंपल वाले तो हो जाने चाहिए एवरेज क्वेश्चन। है। हाँ सर क्योंकि नोट्स आसानी से हो गए वैसे, मतलब नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आया इतना, हाँ बट तो वैसे चलो ओवरऑल इतना भी डाउट नहीं है, कम ही डाउट है वैसे तो। एक्सरसाइज 3 में तो अभी तक तुझे को ज्यादा डाउट नहीं आया ना, 3 के हो गए बाकी नहीं। पैसेज के पहले के। हाँ हो गए, बाकी हो गए सब पैसेज के पहले। ठीक है फिर तो सही है तेरा। If the acceleration of A is rightward, then acceleration of B will be। देख अगर आपको बोला जा रहा है कि A का एक्सलेशन, अब ये बस कंस्टेंट रिलेशन लिखना है। हम लोगों ने ऐसा किया था कि अगर एक इधर को जा रहा है A एक्सलेशन से, तो जो दूसरा वाला होगा वो इधर को कितने से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इसके सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सलेशन निकाल के सेम कर देंगे। हाँ ये A1 दिया है और A2 निकालना है। तो A2 का इधर वाला कंपोनेंट निकालेंगे, A1 का इधर वाला, और सरफेस के लॉन्ग परपेंडिकुलर वाला दोनों का सेम कर देंगे। कर लेगा अभी। हाँ सर ये हो जाएगा। आगे बताओ। वो सर हो गए, ये एनएलएम के हो गए, इसमें इरोडोस से पूछो क्या सर। नहीं पहले मॉड्यूल के पूछ ले, और है मॉड्यूल के दूसरे चैप्टर के हाँ सर फिर फ्रिक्शन में सेक्शन में। फ्रिक्शन में 18 वाला एक्सरसाइज 2 का। तो नासिक से, ये नासिक से बाहर का है।
नहीं सर, नासिक से ही हूँ। अच्छा, किस एरिया से है? है किस एरिया में रहता है तू? ये इंदिरा नगर में। अच्छा अच्छा, और स्कूल कौन सा तेरा था 10th तक? ये रंगूभाई जमनर इंग्लिश मीडियम। रंगू भाई ये किधर के साइड में पड़ता है? ये द्वारका में। अच्छा, वही मुझे लगा इंदिरा नगर से वहां जा रहा है। Field of mass and located on a parabolic wire with axis vertical and vertex directed downward. ठीक है, एनर्जी इक्वेशन ठीक है। देखो इसमें आपको बोला जा रहा है ये कुछ ऐसा पाथ दिया है, इस पाथ की इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू ए वाई। तो हाईएस्ट ये हाइट पूछी हुई है ना, हाइट मतलब आपको क्या बताना है, y कोऑर्डिनेट बताना है। हाँ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, इक्विलिब्रियम में जब होगा तो क्या हो रहा होगा, जैसे ये mg लग रहा है, मान लो ये किसी जगह पर इक्विलिब्रियम में, तो अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा वो कैसे आएगा, जो y और x का ग्राफ होगा उसको डिफरेंशिएट करके ना, हाँ, tan डिवाइड। होता है ना। अब यहाँ पे एक तरह से मैं इंक्लाइन प्लेन मान सकता हूँ, ये mg लग रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर कितना कितना कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा इस लाइन के लॉन्ग mg sin थीटा। तो इस mg cos थीटा को यहाँ का जो नॉर्मल होगा वो रोकेगा ना, और इधर को फ्रिक्शन आएगा सरफेस के फ्रिक्शन। वो mg sin थीटा को रोकेगा। तो n बराबर है हमारा mg cos। अगर ये एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, उससे अगर ऊपर जाएगा तो फिर नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि फ्रिक्शन अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे लग रहा है ना। हाँ तो इसका मतलब फ्रिक्शन को हम म्यू इनटू एन डाल सकते हैं, एन कितना है mg cos थीटा, तो इससे आ जाएगा म्यू इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो ना, यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x बाई ए आ जाएगा। हाँ तो हमको निकालना है क्या, तो सर ये एक मिनट, हमने यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाली, हाँ, और ये हमें म्यू पता है ना, तो यहाँ से हम x की वैल्यू बोल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई, a इंटू म्यू बाई 2। हाँ अब आपको चाहिए y कोऑर्डिनेट ना, ये हाइट बतानी है, हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्स की वैल्यू आई है a म्यू बाई 2, a म्यू बाई, हाँ तो a आ जाएगा म्यू स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 4 ना, ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हाँ सर। वो चमका क्या क्या किया मैंने, हाँ सर, समझाए। नेक्स्ट बताओ। 27। 27th, a uniform rod of length L, mass M, have been placed on a rough horizontal surface applied on the rod, force horizontal force F applied on the rod such that rod is just in the state of rest। ठीक है, ये रॉड ऐसे रखा हुआ है और ये रेस्ट में है ना, जस्ट रेस्ट में बोला गया है, तो इसका मतलब फोर्स और फ्रिक्शन वहां बैलेंस है, और यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या है, के इंटू एक्स, जहाँ पे हाँ एक्स सर। यहाँ से जैसे जैसे एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो वहां का म्यू चेंज हो रहा है, हाँ एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमें टेंशन बताना है मिड पॉइंट पे कितना होगा। तो
तो आप पहले तो फोर्स बैलेंस करो और यहाँ पे चेक करो कि कितना टोटल फ्रिक्शन फोर्स है। ये अगर आगे को एफ फोर्स से खींच रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा होगा ना। हाँ तो पहले टोटल फ्रिक्शन फोर्स निकालो। टोटल फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा कैपिटल एफ के, तभी ये रुका होगा ना। हाँ टोटल फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ ले लो। इस हम्म dx लेंथ पे कितना फ्रिक्शन लग सकता है? उसका जो भी मास इंटू जी, ये नॉर्मल वहां का इंटू म्यू, ये उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ना। हाँ इसका डीएम मास होगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल आ रहा होगा ना। यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो इंटू म्यू यहाँ का फ्रिक्शन देगा ना, मैक्सिमम जो भी हाँ फ्रिक्शन। हाँ सर। तो म्यू डीएम जी की वैल्यू कितनी लिखोगे? टोटल हमारा मास एम है, लेंथ एल है, तो मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा इंटू डीएक्स लेंथ का मास इंटू जी। हाँ हाँ म्यू की वैल्यू डाल दो के इंटू एक्स एम बाई एल जी इंटू डी एक्स। अब ये पूरा इंटीग्रेट कर लोगे तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। इसमें के एम जी बाई एल बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स जीरो से एल तक इंटीग्रेट करना है तो आ जाएगा के एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू। तो ये आ जाएगा के एम जी एल बाई टू ना। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? कैपिटल एफ के ना, तब जाकर के वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि के की वैल्यू कितनी आएगी, जरूरत पड़ने पे के को हम कितना लिख सकते हैं, या के एम जी एल को लिखेंगे बाद में ना। अब आपको देखो क्या बताना है, अगर मैं इसको मिड पॉइंट से टेंशन। तोड़ दूं ना, अगर मैं इसको मिड पॉइंट से तोड़ दूं तो मिड पॉइंट से तोड़ूंगा, या फिर मैं केवल यहाँ पे जीरो से एल बाई टू तक का फ्रिक्शन निकालूं तो वो कितना होगा? जीरो से एल बाई टू तक का आधी रॉड पे फ्रिक्शन इस पार्ट पे, तो लिमिट में जीरो से एल बाई टू तक डालूंगा ना। डिवाइडेड बाय 4 आएगा ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से बी तक का फ्रिक्शन निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा के, हाँ हाँ सर, समझ गया, ये समझ गया। सॉरी एल, रुक जा थोड़ा सा बचा कर लेंगे। हाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट में जीरो से एल बाई टू डालूंगा ना तो यहाँ एल स्क्वायर बाई फोर आएगा। हाँ तो ये आ जाएगा के एम जी एल बाई फोर। अब मुझे मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो मिड पॉइंट से ब्रेक कर दूंगा। मिड पॉइंट पे इधर को फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा और इधर को टेंशन लग रहा होगा ना। हाँ तो मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन इक्वल टू ए से बी तक का फ्रिक्शन है ना। हाँ मतलब ये के एम जी एल बाई फोर, और के एम जी एल बाई टू को एफ बोल रहा हूँ तो ये कितना है? एफ बाई टू। समझा सर। सर बट उसमें F/4 दिया है। कैलकुलेशन चेक कर लेते एक बार, सब सही हुआ है ना। हाँ सर, इसमें वो L²/8 आएगा। अच्छा बाय टू यहाँ पे जो किया हाँ था, लिमिट डाला तो यहाँ एट हो गया था ना। हाँ यहाँ एट हो गया तो ये हो जाएगा एट। अब एट रहेगा यहाँ पर, हाँ F/4। फोर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट बताओ। 38। सर ये इरोडोव में भी है, मतलब डाउट है उसमें से भी है। अच्छा अच्छा। 38 में देखो बोला गया है, फिगर शोज अ मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। शुरू में ये जो बीड है इसके लोअर एंड के सामने है ना।
हाँ अब देखो इसमें ये बोला गया है कि ये नीचे को स्लाइड करके जाता है और टी सेकेंड बाद, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इससे स्ट्रिंग पास हो सकती है ना, स्ट्रिंग में स्लिप करेगा ये हाँ ना। और इधर रॉड लगी हुई है तो ये वेट की वजह से नीचे जाएगा और स्ट्रिंग इसके अंदर से ऊपर को जाएगी, हाँ और साथ में इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है तो ये भी मूव करेगा। तो ये मान लो ऊपर को कुछ जा रहा है और इसमें बोल दिया गया बीट स्लाइड्स डाउन द स्ट्रिंग विद कंसिडरेबल फ्रिक्शन। अब बोल दिया गया कि ये मान लो नीचे को जा रहा है, हाँ सर। बीट नीचे को कुछ मान लो a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये नीचे को a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, और अगर a2 ग्रेटर देन a1 हुआ तो उस केस में क्या होगा, रॉड फास्ट जाएगा और ये स्लो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इसके इस एंड के सामने आ जाएगा हाँ ना। ये ध्यान रखना स्ट्रिंग इससे पास हो सकती है ना, ये स्ट्रिंग से अटैच नहीं है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग और इनके बीच का जो भी फोर्स लगेगा वो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बोला गया, और स्ट्रिंग कोई भी बॉडी पे जो भी फोर्स लगाती है वो जैसे भी लगाए वो उसके टेंशन जितना होता है उतना ही लगा सकती है ना। तो यहाँ टेंशन की वजह से एक तरह से इस पे ऊपर को फोर्स लगेगा। सर ये कैसे बोल दिया मतलब? जैसे एक आप ऐसे सोचो, मान लो इस बीड पे रॉड स्ट्रिंग ने फ्रिक्शन लगाया, तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, मान लो स्ट्रिंग का मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, तो अगर ये वाला पार्ट इस पे फ्रिक्शन ऊपर को लगा रहा है तो बीड इस पे नीचे को फ्रिक्शन लगा रहा होगा स्ट्रिंग पे, इतने हाँ से ले रहा हूँ, और इस पार्ट पे उसके ऊपर वाला पार्ट टेंशन की वजह से खींच रहा होगा, और ये सब मासलेस लिया ना मैंने, इतना पार्ट स्ट्रिंग का लिया हुआ है, हाँ सर। इस पे फोर्स बैलेंस होंगे तो टी बराबर होगा एफ के हाँ सर। ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, नीचे को mg ऊपर को टी ना, ये पूरा टेंशन सेम होगा ना, जो भी स्ट्रिंग है ये स्मूथ पुली है दोनों साइड में, तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a2। इधर वाले के लिए लिखेंगे तो नीचे को mg नीचे को t इक्वल टू m इंटू a1, और यहाँ पे a1 a2 सेम नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। हाँ सर। और हमें बोल दिया गया कि t सेकेंड में ये लेंथ l है, अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाऊं तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो a2 माइनस a1। हाँ, ये इधर को a2 से जा रहा है, ये a1 से, अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो ये क्या दिखेगा कि ये रुक गया और ये केवल जा रहा है नीचे को a2 माइनस a1 से। तो कुछ देर बाद क्या होगा, इसकी l लेंथ क्रॉस होकर के ये वाला एंड इसके सामने आ जाएगा बीट के। हाँ तो आप लगा सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ a टी स्क्वायर, मतलब जहां पे a2 माइनस a1 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2l बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ अब आपको देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है, टेंशन की वैल्यू निकालनी ना, फ्रिक्शन फोर्स निकालने को बोला गया और फ्रिक्शन और टेंशन सेम है, हाँ तो टेंशन निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से इधर कैपिटल एम ले आओ, इधर स्मॉल एम ले आओ, तो a2 a1 आ जाएगा, उनको सब्ट्रैक्ट करो तो हाँ a1 आएगा, उसकी वैल्यू ये डाल दो और फिर टेंशन सॉल्व कर दो। हाँ सर, ये हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करो और यहाँ से a2 माइनस a1 की वैल्यू डालो। हाँ नेक्स्ट बताओ। एक मिनट। नाइन्थ वाला सर, एक्सरसाइज 3 का। A wedge of mass m is pushed with a speed v naught on a rough horizontal plane। अभी यार ये क्लास में पता है डाउट बताने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि सारे बच्चे उतनी जल्दी समझ नहीं पाते जो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन। हाँ
इसलिए मैंने 1 to 1 किया कि जो कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो हो जाए डाउट, हाँ क्लास डाउट ही नहीं हो रहा है। ग्रुप बनाने में भी वही हो रहा है, वो बच्चे बहुत बड़े आईडी कर रहा हूँ, 1 to 1 ही कराऊंगा। A wedge of mass m is pushed with a speed v naught on a rough horizontal plane. Angle of friction between the wedge and horizontal plane is phi. एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मतलब आपको म्यू दिया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? tan फाई करोगे तो उससे म्यू आ जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एंड, ठीक है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द पेंडुलम इज, तो पेंडुलम का इंक्लिनेशन बताना है। एक मिनट मेरे को यार सोचने दे, क्या है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये पूरा सिस्टम कुछ v नॉट से आगे को जा रहा है और ये इसके रिस्पेक्ट में ऐसे इक्विलिब्रियम में है ना। हाँ तो अगर ये पूरा सिस्टम मान लो आगे को a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इस पे हम फोर्सेस सब बैलेंस करें तो क्या क्या फोर्सेस आएंगे? इस पे तो टेंशन ही आ सकता है। इस सर, पे बट वेलोसिटी बोला है ना, मतलब एक्सेलरेशन का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, और अगर मान लो इस पे पीछे को म्यू एम जी लग रहा है और आगे को टेंशन का कंपोनेंट। क्वेश्चन क्या, वेज ऑफ मास एम इज पुश्ड विथ स्पीड v नॉट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। Angle of friction between wedge and horizontal plane is phi. Angle of inclination of the pendulum is, सर बट यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन वैसे नहीं है ना कुछ। एक मिनट, अगर हमारा ये जो पॉइंट है वो एक मिनट में जरा सॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ सर।
तो इसका डी दिया है वैसे आंसर। ये देखो, बी दिया है, ए आ रहा है, तो बस चेक करो फिर से। हाँ सर, एक मिनट। नहीं सर, ए ही दिया है। हम्म हाँ, वो मेरा एक्चुअली बी डी आ रहा था, ऐसा कुछ तो सॉल्व किया था मैंने तब। अच्छा, ठीक है, अब देख लो कैसे कैसे किया मैंने। हाँ देखो, ये जब इधर को जा रहा है तो ये ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है ना, तो इस पे एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, और प्लस स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो इसका स्ट्रिंग का टेंशन। हाँ, तो और अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना के सोचूं, ये इधर को ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इस पे इधर को सीडो फोर्स दिखेगा पार्टिकल पे ना। हाँ इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर को है ना, तो ये जब ऑब्जर्वर बनेगा तो इस पे सीडो फोर्स देखेगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है ना, हाँ तो ये क्या देखेगा, इधर को इस पे ऊपर को टी कॉस थीटा आएगा टेंशन का कंपोनेंट, और इधर को टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा सीडो फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, टी कॉस थीटा वेट से बैलेंस हो रहा होगा हाँ सर। ना। इस पे मैंने फोर्स बैलेंस किया और फ्रेम इसको ऑब्जर्वर बना के ना, बड़े वाले ब्लॉक को, हाँ तो इस पे ए की वैल्यू आ गई। फिर मैंने इसका देखा, इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू इंटू एन। एन कितना है अभी, नीचे को एक तो एम जी लग रहा है और नीचे को टी कॉस थीटा लग रहा है, तो इन दोनों को हाँ एन बैलेंस कर रहा है, तो म्यू इंटू एन में एन क्या क्या हो जाएगा, एम जी प्लस टी कॉस थीटा हाँ ना, और म्यू कितना है, tan फाइव। फ्रिक्शन फोर्स आ गया, तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, रिटार्डेशन मतलब एफ माइनस टी साइन थीटा ना, एफ माइनस टी साइन थीटा ना। एफ हाँ लग रहा है टी साइन थीटा इधर, तो इन दोनों का नेट इसको इधर को रिटार्डेशन दे रहा है एम इंटू ए। एफ की वैल्यू ऊपर से डाल दी, टी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दी, टी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दी है ना, यहाँ पे हाँ एम। हाँ एम। ये एम ए, ये स्मॉल एम ए को इस साइड कर दिया, तो ये और ए की वैल्यू डाल दी ना इधर से, जी टेन थीटा, इसको इस साइड ले आए और ए की वैल्यू डाल दी ना, हाँ तो तो फिर दोनों। टू फाइव आ गया। हाँ हाँ हाँ, समझा सर ये। तो नेक्स्ट। क्योंकि वेलोसिटी दी इसलिए इसमें कुछ समझ नहीं रहा था कि हाँ कैसा ये। हाँ, फिर 11th नेक्स्ट। वो वेलोसिटी इनिशियल है, बाद में चेंज हो रही होगी ना, रिटार्डेशन लेके सॉल्व हाँ में। हाँ सर। देखो इसमें ये बोला गया कि एक ट्रक लिया गया है, हाँ सर। इस पे एक ब्लॉक रखा है, और ये ट्रक जो है एक्सलरेट करता है फॉर 1 सेकेंड विथ एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर तक के लिए, 0 से 1 सेकेंड के बीच में वो एक्सलरेट करता है। हाँ तो उसकी वजह से इसमें क्या वेलोसिटी आ जाएगी, उसका ग्राफ बताना है। हाँ और बाद में उसकी वेलोसिटी ट्रक की कांस्टेंट हो गई है ना, हाँ और म्यू की वैल्यू दी है 0.2। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू एम इंटू हाँ जी। इसको तो फ्रिक्शन ही खींच सकता है ना, जैसे हाँ सर। जाएगा इस ट्रक पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा और इस पे आगे को फ्रिक्शन, तो इसको खींचने वाला कौन है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन हम्म। फोर्स की वैल्यू ये है, तो फ्रिक्शन की वजह से ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, 0.2 अपॉन में इंटू जी, एम कट गया, हाँ मतलब 2 इंटू जी मतलब 10, मतलब ये मैक्सिमम 2 तक ही एक्सेलरेट कर सकता है। फ्रिक्शन हाँ इसको ज्यादा एक्सेलरेशन दे ही नहीं सकता, हाँ लेकिन नीचे वाला सरफेस तो 5 से गया है, तो ये हाँ क्या साथ साथ चलेंगे, हाँ नहीं हाँ चलेंगे। तो ऊपर वाला तो 2 से ज्यादा चल ही नहीं सकता ना, फ्रिक्शन ही चलाएगा ना इसको, ब्लॉक को। हाँ सर, बट वेलोसिटी दोनों की एक पॉइंट पे सेम आएगी ना। वेलोसिटी छोड़, पहले एक्सेलरेशन की बात कर। जैसे ही ये चला,
शुरू हाँ में रेस्ट पे थे, जैसे ही ये चला 5 से, तो ये क्या देखेगा कि भाई मेरे नीचे वाला सरफेस आगे जाना चाह रहा है, तो इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगा ट्रक पे, और ट्रक हाँ ने इस हाँ पे आगे लगाया, तो ये भी एक्सेलरेट करेगा। इसको कितना एक्सेलरेशन मिल सकता है? 2 मीटर बस। और ट्रक जा रहा है 5 से, तो ये साथ साथ चल सकते हैं कभी भी? नहीं, वो पीछे जाएगा ब्लॉक। हाँ ना, तो शुरू में क्या होगा, इनके बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। हाँ तो 1 सेकेंड तक में ये फ्रिक्शन इसको आगे लाएगा, लेकिन ट्रक ज्यादा आगे चला जाएगा। हाँ तो 1 सेकेंड पे ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर 1 सेकेंड 0 + a। ट्रक पे इस फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, ट्रक का एक्सेलरेशन जो दिया है वो कांस्टेंट है 5, फाइनल एक्सेलरेशन वो। हाँ तो ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड गेन कर चुका होगा, और ब्लॉक 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी गेन कर चुका होगा? उसका 2 से वो आगे जा रहा है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ 2 मीटर। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया कि 1 सेकेंड बाद क्या सिचुएशन है कि नीचे वाला सरफेस आगे को 5 से जा रहा है वेलोसिटी से, और ऊपर वाला आगे को 2 से जा रहा है। अब ट्रक कांस्टेंट स्पीड हो गई है, ट्रक की अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, अभी इनके बीच में स्लिपिंग हो रही होगी ना, ये फास्ट जा रहा है हाँ ट्रक, ये इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगा रहा होगा, तो इस पे आगे को फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये स्पीड और बढ़ती जाएगी। ट्रक का भी स्पीड बढ़ना बंद हो गया, लेकिन इसकी स्पीड अभी और बढ़ेगी हाँ इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो कब तक बढ़ती जाएगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही बना रहेगा ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल स्पीड हमें 5 तक लानी है, इनिशियल 0 से शुरू करते हैं ना, शुरू वाले 0 से, हाँ 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 और इसका एक्सेलरेशन तो पूरे टाइम 2 ही रहा है। हाँ टाइम निकालें अगर, तो कितनी देर बाद आ जाएगा? 2.5 सेकेंड बाद। हाँ सर, समझ गया। तो और एक बार दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई फिर, सेम ही रहेगी। हाँ, तो इसके लिए अगर हम वेलोसिटी का, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का टाइम के साथ ग्राफ, तो ये लगातार बढ़ता जाएगा 2.5 सेकेंड तक, और जब इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है, हाँ उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ। सर, 40th। 14 ना? नहीं नहीं, 40। 4 जी। An arrangement of masses and pulley is shown in figure. String connecting masses A and with pulley are horizontal. देखो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, तू ग्रेविटी किसके रेफरेंस से आया था? तो वो एक्चुअली लास्ट ईयर में फाउंडेशन कोई था ना, तो अच्छा, तू था फाउंडेशन में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो तब मुझे एक्चुअली, मैंने न्यूज़पेपर में ही ऐड देखी थी, तो और उसके बाद लगाया था फाउंडेशन। एचजेपी सर पढ़ाते थे ना फाउंडेशन में हाँ तो? सर। हाँ सर, कैसा पढ़ाते थे एचजेपी सर? अच्छा पढ़ाते थे, मतलब जो पढ़ा है अभी भी याद है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह जो पढ़ाया था, या फिर ऑप्टिक्स वगैरह, तो इसलिए वो
जो मतलब उन्होंने पढ़ाया था उस टाइम पे, उससे एचसीवी सॉल्व हो गई थी, मतलब वो देख के भी नोट्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक 6 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट रखे हुए हैं। 3 से ऐसे एक स्ट्रिंग गई हुई है और ये 1 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है ऊपर इस 6 kg वाले से। हेलो हेलो, हाँ हाँ है। वो, और 6 वाले से स्ट्रिंग गई है और यहाँ पे एक 6 kg वाला ब्लॉक कनेक्टेड है। हाँ 6 और 3 के बीच का फिक्सन 0.7 है और 3 और टेबल के बीच का फिक्सन 0.2 है। हाँ और ये पूरे सिस्टम को हमने रेस्ट से छोड़ दिया है। तो अब हमें बताना है आगे किसका क्या एक्सेलरेशन आएगा। हाँ सर। तो पहले तो हम हर जगह फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं ना, कितनी कितनी है। इस सरफेस पे देखें, अगर फ्रिक्शन मान लो यहाँ पे 3 और टेबल के बीच का फ्रिक्शन F1 है, 6 और 3 के बीच का फ्रिक्शन F2 है, तो F1 कितना बोलोगे, म्यू इंटू एन। एन क्या होगा, यहाँ का एन क्या होगा, इसके पूरा ऊपर का वेट। हाँ 90। हाँ तो 18 न्यूटन आ रहा होगा। और F2 कितना आ रहा होगा, इसके ऊपर का नॉर्मल, तो म्यू हाँ इंटू तो 6 इंटू जी 42। 2 न्यूटन। हाँ दोनों जगह का हमने फ्रिक्शन निकाल लिया। हाँ सर। अब देखो इधर से जो पुलिंग फोर्स है, पूरे अगर हम सिस्टम को एक साथ सोचें, ये मान लो थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन की वजह से ज्वाइन है, तो पूरा सिस्टम अगर इधर को जाता और ये ऊपर को आता ना, तो इधर को पुलिंग फोर्स कितना लगता है, 6 इंटू जी मतलब 60 न्यूटन। हाँ थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि क्या ये साथ में चल सकता है पूरा सिस्टम, तो कितना ये आता, तो 60 माइनस फिर दोनों फ्रिक्शन करने पड़ेंगे ना। माइनस एम जी यहाँ का ना, माइनस यहाँ का फ्रिक्शन ना। हाँ ये फ्रिक्शन नहीं, ये इंटरनल फोर्स है ना, बस एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे। पुलिंग फोर्स में इसको ये खींच रहा है, इसका हाँ वेट इसको अपोज कर रहा है, और इन दोनों पूरे सिस्टम पे यहाँ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है ना इसके आगे जाने का। हाँ तो माइनस 18 अपॉन में टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल सिस्टम का मास क्या आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 1 10 हो गया। हाँ 16। तो ये कितना आ जाएगा 28, 28 मतलब 32/16, मतलब अगर ये साथ साथ चलेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। हाँ अब अगर 2 के एक्सेलरेशन से ये चल रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए, इस पे नीचे को 6 इंटू जी लग रहा है और ऊपर को टी लग रहा है, तो टेंशन निकालते हैं यहाँ पे। ये मान लो टेंशन T1 है, इधर का T2 है। हाँ 6 इंटू जी माइनस T1 इक्वल टू 6 इंटू ए, तो T1 इक्वल टू आ गया 60 माइनस 12 हाँ आ जाएगा तो 48 48। ना, और T2 कितना आ जाएगा, फिर ऐसे T2 इसके का लिए करेंगे तो T2 माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस ए कितना आया था 2, हाँ 2। आ गया 12। अब अगर हम इसके लिए सोचें ना, तो यहाँ पे जो इनके बीच का फ्रिक्शन है वो इसके लिमिट के अंदर लग रहा है कि नहीं, वो चेक करना है ना, अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो। हाँ इस पे देखो इधर को T1 लग रहा है, इधर को T2 लग रहा है, और प्लस इस पे पीछे को फ्रिक्शन लग रहा है ना, केवल हाँ इसके अगर सोचोगे हाँ ना, सर। और अगर केवल 6 का सोचोगे तो इस पे इधर को T1 लग रहा होगा और यहाँ पे पीछे को फ्रिक्शन लग रहा होगा हाँ F2। तो 6 वाले सर। का अगर अपडेट बनाए हम लोग, तो इधर को T1। सर वैसे ये हो गया सॉल्व, मतलब यही दो ऑप्शन मैच करेंगे। एक बार मुझको पूरा कर लेने दो ना, ये एक्चुअली मॉड्यूल नया है ना, तो ये सब क्वेश्चन मैं भी अब पहली बार ही देख रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लेंगे सर। हाँ कितना है हमारा, लास्ट ईयर तक मॉड्यूल हम लोग का दूसरा था, इस साल हमने सब रिवाइज किया है। हाँ वो लास्ट ईयर का देखा था सर मैंने, वो छोटे वाले थे ना। मतलब वो चैप्टर वाइज रहते थे, इस बार हमने 4-5 चैप्टर एक साथ कंबाइन कर किए हैं, तो ये हाँ 36 आ गया है। तो 36 अपने लिमिट के अंदर है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू उसके अंदर है, हाँ तो मतलब ये साथ साथ चल सकते हैं ना। हाँ फिर ये अब ऐसे साथ साथ जा रहे होंगे और जो T1 T2 सब निकाल लिया वही लग रहा होगा ना। हाँ सर। उसके बाद पैसेज 2।
पैसेज 2 में देखो क्या बोला है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देखो पैसेज 2 में क्या क्या बोला गया है। एक कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन है ना, उसमें कुछ ऐसे कन्वेयर बेल्ट टाइप लगी होगी। हाँ तो कन्वेयर बेल्ट ये ऊपर को कितनी स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड से जा रहा है। और इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया तो वो वेट की वजह से नीचे जा रहा है विथ स्पीड वी एम हाँ रिलेटिव टू ग्राउंड ना। तो हाँ सर। वेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीएम से जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड यहाँ कितनी आएगी, दोनों अपोजिट है ना, तो रिलेटिव स्पीड हाँ तो ऐड हो जाए। करोगे ना, तो अपोजिट में जब सब्ट्रैक्ट होते हैं दो वेक्टर तो ऐड हो जाते हैं। हाँ और इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स इनकी रिलेटिव वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, बोल दिया गया के इंटू वी रिलेटिव है, मतलब हाँ वी एम प्लस वी बी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है 53 वाला पार्ट जो है। और देखो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे को जा रहा है तो इधर को जो वेट लगेगा एम जी साइन थीटा वो इसके हाँ फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा, तभी नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना। हाँ हाँ सर। अब देखो क्या बोला गया इसमें, इफ इनिशियली ब्लॉक इज मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, find the time in which it attain a speed of 1 meter per second relative to the ground for the above problem। अब देखो बोला गया कि अगर मान लो ये शुरू में अभी कांस्टेंट स्पीड अटेन नहीं कर पाया है, अभी शुरू में 2 मीटर पर सेकेंड से वो जाना शुरू करता है, तो स्लिपिंग हो रही होगी ना। हाँ स्लिपिंग होगी तो नेट एक्सल रिटार्डेशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी और लास्ट में कम होते होते 1 हो जाएगी। हाँ तो रिटार्डेशन कितना आएगा उसका, एफ माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन में एम, और एफ की वैल्यू कितनी लिखोगे, के इंटू बी एम प्लस वी बी माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन में एम। इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखते हैं। एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ इनिशियल स्पीड हमें बोल दी गई है 2 और वी भी हमें दी नहीं गई है।
इसमें कुछ तो मिसिंग सा लग रहा है यार। हाँ सर, कुछ तो देखिए हमें इसमें अब VB इंटू के इतना पार्ट सॉल्व करना है। अब या तो इनको ये बोलना चाहिए था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है K इंटू VM इंटू VB, सर, तो फिर ये क्वेश्चन का मतलब जाने देखो ये क्वेश्चन। एक मिनट रुको, एक मिनट देखता हूँ इनका, एक बार सोल्यूशन चेक करता हूँ कुछ उसमें दिया है क्या। एक मिनट रुको। हाँ हाँ सर। इसमें कुछ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि K निकालने के लिए इन्होंने यूज किया है हाँ वो ये दूसरे सम का आंसर उन्होंने उसमें से निकाला है ना। K के लिए इन्होंने यूज कर लिया है ठीक है। हाँ, दूसरे सम का जो आंसर है वो यूज किया है K निकालने के लिए। तो यार ये हाँ। बताना चाहिए था ना कि K निकालने के लिए इसे यूज करेंगे। हम्म। M की वैल्यू 1 और 0.5। हाँ यहाँ पे M की वैल्यू 1 यूज कर लिया, K की 0.5 आई है तो 0.5 ऊपर आके 2 हो गई, तो 2 ln2। तो जो हाँ। क्या क्या हुआ है इसमें कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि देखो जब भी यहाँ रिलेटिव मोशन होगा तो उनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स ये होगा ना। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ। तो ये 0 स्पीड से नीचे को जा रहा है, मान लो ये रेस्ट पे रखा है कोई टाइम पर और केवल बेल्ट चल रही है, तो उस टाइम पे भी रिलेटिव मोशन होगा और उस टाइम पे हम फ्रिक्शन फोर्स कितना बोल सकते हैं। कि और
के इंटू वीबी हाँ हाँ ना, और इस टाइम पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स और mg साइन थीटा बैलेंस रहेंगे, इसलिए वो रुका हुआ है अपनी जगह। हाँ तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर के निकालना है तो mg, ये एक्चुअल में उनको शुरू में ही देना चाहिए था कि ये सब वैल्यू दी हुई है, हाँ और वीबी की वैल्यू 10 है, तो इससे के की वैल्यू हमने निकाल ली 0.5 ना। हाँ और अब नेक्स्ट में मान लो जब वो चलता है ना, कोई टाइम पे मान लो ये vm स्पीड से चलता है और ये बेल्ट ऊपर को vb से जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया k इंटू वी एम प्लस वीबी। तो अब देखो हमारा जो नीचे को, अभी देखो जब ये vm 0 था तो k इंटू वीबी केवल mg साइन थीटा को बैलेंस किया हुआ था। अगर ये चलने लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ गई ना, हाँ तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो अब क्या होगा, अगर अब मैं इसको शुरू में स्पीड दूंगा तो वो कम होने लग जाएगी ना, नीचे वाला फोर्स हाँ कम साइन थीटा, ऊपर का फ्रिक्शन ज्यादा है, तो अभी रिटार्डेशन कितना आ रहा होगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। एफ की वैल्यू डाल दी गई यहाँ पे के इंटू, इन्होंने जो लास्ट प्रॉब्लम में वैल्यूज दिए इनको शुरू में ही देना चाहिए था कि ये वैल्यूज हैं। हाँ, वो लास्ट वाला पहले आना चाहिए था फिर। तो अब देखो k इंटू वी भी हमने देखा कि एम जी साइन थीटा के बराबर है, तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा ना, तो ये क्या आएगा k बाई एम इंटू वी एम, और ये रिटार्डेशन है ना, तो ए को हम क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी टी, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसका माइनस में डिफ्रेंसिएशन ना, फ्रिक्शन ज्यादा है ना, एम जी साइन थीटा कम है। हाँ और k और m की वैल्यू दी है, k की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.5 और m की वैल्यू 1 है। हाँ, तो ये हो जाएगा, हाँ वो, हाँ फिर वो डिफरेंशिएट, Vm, ये इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ इंटीग्रेट कर लेंगे, vm की वैल्यू 2 से 1 जानी है तो टाइम निकालना है। हाँ तो फिर एल एन वी एम आ गया। हाँ, फिर अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया, फाइंड द स्पीड ऑफ सर द, वो वैसे हो जाएगा ना, फिर वो हमने ठीक किया ही था ना। ठीक है, ठीक है, सर ये हो गया फ्रिक्शन वाला। ठीक है। अब जो बचे हुए हैं फिर नेक्स्ट टाइम टाइम देता हूँ ना, फिर करा दूंगा। हाँ सर। सर वो इसमें एनएलएम और फ्रिक्शन में ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी, अभी टेस्ट में भी उसमें ही सबसे कम मिले, मतलब जो पेपर 2 था उसमें बहुत खराब मार्क्स आ गए ना इसकी वजह से। अच्छा, कोई नहीं, करता रहे, धीमे धीमे इम्प्रूव हो जाएगा, थोड़े डाउट वाउट पूछ लेने से और इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अभी थोड़ा सा डाउट, थोड़ा बिजी था, अब थोड़ा और फ्री होता जा रहा हूँ ना, अभी तो पुराने वाले बैच गए जो उनका अभी रिजल्ट आया, अब ये वाला हाँ बैच का भी कोर्स करीब 10 नवंबर के आसपास 15 तक खत्म हो जाएगा, तो फिर एकदम ही फ्री हो जाऊंगा, डाउट और ज्यादा बता पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, बाकी ऐसे टाइम निकाल के पूछ लिया कर, शाम को करा दूंगा ना, अभी शाम को मैं फ्री हो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं ना। सर और वो एक पूछना था, हाँ, वो केवीपीवाई में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा हो गया कंप्लीट, तो और फिर ऑप्टिक्स अभी, किया तूने, ऑप्टिक्स, हाँ ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया दोनों। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर डालो, कैपेसिटर भी कर लो, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो। तूने वीडियो देख के किया, कैसे किया? हाँ ये वीडियो देख के किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो फिर करंट का भी वीडियो ले लो, वो भी देख के कर डालो, और एच सी वर्मा ओके बस लगाओ, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, या तो हाँ बस एच सी वर्मा ही लगाओ, और कुछ भी मत करो ज्यादा। सर, और वो मतलब कैपेसिटर्स वगैरह वो सब करना पड़ेगा क्या, वो उसमें दिया है एचसी वर्मा में, वो गाउस वगैरह, गाउस लॉ। गॉस थ्योरम, हाँ तो वो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रो में किया होगा ना तूने। हाँ नहीं, वो उसमें ज्यादा इसमें मतलब सम्स नहीं सॉल्व किए इससे, एचसी वर्मा से, गॉस लॉ के। अच्छा, वाह, एक्चुअल में नहीं तो केवीपीवाई के लिए यार, तो
थोड़े सम सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा ना, केवल थ्योरी पढ़ने से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये एचसी वर्मा में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है एचसी वर्मा का, बट ये गॉस लॉ का नहीं किया। तो वो भी कर डालो। ओके सर। और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना। हाँ सर। ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके।